गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 18 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है नेक्स्ट ईयर के लिए, और इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रश्नों पर। ठीक है, 20 प्रश्न इसमें होंगे इंपॉर्टेंट पर्यावरण और पारिस्थितिकी के, और जो हमारी इसमें हिस्ट्री वाली सीरीज चल रही है वो तो साथ में चली रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भौतिक पर्यावरण का निर्माण निम्नलिखित में से किन कारकों से मिलकर होता है? वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, उसमें भी भौतिक पर्यावरण का निर्माण। तापमान, जल, मृदा, प्रकाश, वायु सभी हैं ये। 1 2 3 4 5 डी है इसका आंसर। देखिए, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द का जो निर्माण है वो दो शब्दों से मिलकर हुआ है। परि, परि का मतलब है जो हमारे चारों ओर है, और आवरण का मतलब है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए, अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। और पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। पर्यावरण वह है जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे चारों तरफ वह हमेशा व्याप्त होता है। ठीक है, तो पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं। और इसमें जो भौतिक हैं तो सारे के सारे ऊपर वाले, और सबको मिला दिया जाए भौतिक, रासायनिक और जैविक, तो मृदा, सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं से मिलकर बनता है पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम। ये 3 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? देखिए, क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली वाली परत है। क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर, सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, ठीक है, आइनोस्फियर, सबसे ऊपर हेक्सोस्फियर। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। देखिए, इसका विस्तार धरातल से लगभग 6 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसमें वायुमंडल की 90% से भी अधिक गैस रहती है, और सभी मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं वो इसी में ही होती हैं। जो ओजोन लेयर है इससे ऊपर वाले मंडल में पाई जाती है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, डी है इसका आंसर। देखिए, क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। इसका विस्तार धरातल से लगभग 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, और इसमें वायुमंडल की 90% से अधिक गैस रहती है। सामान्यतः क्षोभ सीमा यानी क्षोभमंडल का जो ऊपरी स्तर है वहां तक ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान जो है वो घटता जाता है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस वर्ष 2024 के लिए, जिसके लिए आपको जुड़ना होगा पेड टेलीग्राम ग्रुप में। आयन मंडल या आयनोस्फीयर से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। यह तापमंडल का ही एक भाग है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, और इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। कौन सा कथन सही है? देखिए, आयन मंडल में तापमान, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, एक सीमा तक कमी नहीं आती। गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, पहला वाला करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, तो 1 और 3, जहाँ जहाँ 2 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो आयन मंडल ताप मंडल का ही एक भाग है जो लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है। समताप मंडल के अतिरिक्त आयन मंडल ही वह संकेंद्रीय कवच है जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है एक सीमा तक। तो वहां कमी लिखा था इसलिए गलत था दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो 1 और 3 करेक्ट है केवल। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पृथ्वी पर रेडियो एवं टेलीविजन के प्रचारण हेतु आयन मंडल उत्तरदायी है, यानी आयोनोस्फीयर। आयन मंडल में ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, पृथ्वी से प्रेषित जो रेडियो तरंगे हैं वो आयन मंडल से वापस लौट आती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर रेडियो एवं टेलीविजन का संचालन होता है। इसके अतिरिक्त आयन मंडल में ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है, जो उत्तरीय ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के रूप में होती है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। और वायुमंडल की सबसे ऊपर वाली जो परत है उसको बहिर्मंडल कहते हैं। इसका विस्तार 400 किलोमीटर की ऊंचाई से परे है, और यहाँ पर जो वायु होती है वो अत्यंत विरल होती है। 5वां प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित या उपलब्ध जलवाष्प यानी वाटर वेपर के संदर्भ में विचार करना है। यह जलीय चक्र को नियंत्रित करता है। यह जलीय एवं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के जीवन निर्वाह को प्रभावित करता है।
और यह धरातल से अवरक्त विकिरण को अवशोषित करता है। कौन सा इसमें सही होगा? ठीक है, धरातल से अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर रहा है तो ये ग्रीन हाउस गैस हो गई। ठीक है, ये तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। बिल्कुल, तो करेक्ट है, तीनों के तीनों डी है इसका आंसर। देखिए, जलवाष्प जलीय तंत्र को नियंत्रित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय एवं स्थलीय दोनों ही पारिस्थितिक तंत्र में जीवन प्रभावित होता है। पहला दूसरा दोनों सही हो गए, और तीसरा वाला भी सही है, क्योंकि साथ ही जलवाष्प धरातल से अवरक्त विकिरण को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। जलाशयों में ऑक्सीजन जो है वो पादप प्लवकों यानी फाइटोप्लैंक्टन तथा अन्य जलीय जीवों की वृद्धि हेतु सीमाकारी कारक है, यानी लिमिटिंग फैक्टर्स है। और कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील होती है। दूसरा स्टेटमेंट ये है। कौन सा इसमें सही होगा? बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तो जल में घुलनशील है, और पहला वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जलाशयों में फॉर एग्जांपल मान लो कोई झील है ये, ठीक है, अगर इसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है तो यहाँ जलीय जीव भी पर्याप्त मात्रा में होंगे, जलीय वनस्पति भी पर्याप्त मात्रा में होगी। जलीय जीव कौन से? फाइटोप्लैंक्टन हो गए, दूसरे जलीय जीव हो गए, तो एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया। ठीक है, जलाशयों में ऑक्सीजन, और जहाँ नहीं होगी तो वहाँ जलीय जीवों की संख्या भी कम होगी, जलीय वनस्पति भी कम होगी। ठीक है, और जिसमें पोल्यूशन होगा उसमें ऑक्सीजन और कम होगी। ठीक है, फिर झील है या जो जलीय वातावरण है सड़ जाएगा, और जो वहाँ के जीव हैं वो मर जाएंगे। और पानी ही अगर नहीं हो उसमें, या पानी घट जाए धीरे धीरे, तो फिर तो उसकी हालत हो जाएगी एरल सागर जैसी। ठीक है, यानी वो एक तरह से सूखता हुआ रेगिस्तान बन जाएगा। एरल झील जो है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई, पिछले 12 से 15 वर्षों में सूखता हुआ रेगिस्तान बन रही है वो। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जलाशय में जो ऑक्सीजन है पादप प्लवकों यानी फाइटोप्लैंक्टन तथा अन्य जलीय जीवों हेतु उनकी वृद्धि हेतु एक लिमिटिंग फैक्टर है, सीमाकारी कारक है। और CO2 तो जल में अत्यधिक घुलनशील है। ओहो, देखिए अघुलनशील लिखा है यहाँ पर, और मैंने इसको सही कर दिया, तो ये गलत है। दूसरा वाला स्टेटमेंट, CO2 तो बिल्कुल घुलनशील है जल में, तो केवल पहला वाला ही करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, और दूसरा है इनकरेक्ट, क्योंकि अत्यधिक घुलनशील है, वहाँ घुलनशील लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। पादप प्लवक झील के तलछट में रहते हैं, और नितलस्थ जीव जो है झील की प्रकाशित सतह पर रहते हैं। कौन सा इसमें सही है? यह है झील, ठीक है, तो ये है नितलस्थ, मतलब नीचे जो है, नीचे ये यहाँ पाए जाते हैं नितलस्थ जीव, और यह है जल की ऊपर प्रकाशिक सतह जहाँ तक प्रकाश पहुँच पाता है। तो फाइटोप्लैंक्टन ये है ना यहाँ रहते हैं, और नितलस्थ जीव यहाँ रहते हैं, तो इंटरचेंज कर दो तभी सही होगा। वैसे तो गलत है, दोनों के दोनों ऊपर का नीचे लिख रखा, नीचे का ऊपर, तो दोनों के दोनों असत्य है, क्योंकि पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन जल की प्रकाशिक सतह पर रहते हैं, जबकि निथलस्थ जीव जो हैं वेंथिक, वो झील आदि के तलछट पर निवास करते हैं। ये प्रश्न कई बार कराया होगा मैंने सीरीज में, 6-7 वर्षों से कराता आ रहा हूँ, 5 वर्षों से कराता आ रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन से कारक तापमान को प्रभावित करते हैं? अक्षांश, ऊंचाई, स्थलाकृति, ढलान। और देशांतर और डाल दें तो इसमें देशांतर वो होगा, देशांतर नहीं होगा। फिलहाल ये सारे के सारे हैं 1 2 3 4। देखिए, अक्षांश हो गया, ऊंचाई हो गई, स्थलाकृति हो गई, साथ ही वनस्पति और ढलान, ये तापांतर को प्रभावित करते हैं। और तापमान पौधों के लिए उद्दीपन का काम करता है, साथ ही उनकी वृद्धि का समय भी निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। तापकालिता यानी थर्मोपेरियोडिज्म से निम्नलिखित में से क्या आशय है इनमें से? देखिए, तापकालिता से तात्पर्य दिन रात के तापक्रम में अंतर से होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो तापकालिता यानी थर्मोपेरियोडिज्म का आशय दिन रात के तापक्रम में अंतर से है। और तापकालिता कुछ पौधों की अनुकूल वृद्धि के लिए आवश्यक है, जैसे कि ठंडा वातावरण कुछ पौधों में बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है, तथा कुछ पौधों में यह पुष्पण को भी प्रेरित करता है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असमतापी प्राणी नहीं है? असमतापी प्राणी इसमें कौन सा नहीं है? मगरमच्छ असमतापी, मेढक असमतापी, छिपकली असमतापी। मानव यानी मनुष्य एक समतापी प्राणी है। तो असमतापी प्राणी क्या होते हैं, समतापी प्राणी क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। असमतापी प्राणी यानी कोल्ड ब्लडेड हो गए, समतापी प्राणी यानी वार्म ब्लडेड हो गए। असमतापी प्राणियों के शरीर का तापमान जो है
वो आसपास के वातावरण के अनुसार बदल जाता है, लेकिन समतापी प्राणियों के शरीर का तापमान तो एक जैसा रहता है। जैसे मनुष्य कहीं पर भी चला जाए, अंटार्कटिका में चला जाए तो वहीं 37 डिग्री सेंटीग्रेड उसका रहेगा। अच्छा, इसको वर्ग में निर्धारित कर लो तो याद रहेगा। जैसे कि सरीसृप हो गए, ठीक है, उभयचर हो गए, और मत्स्य वर्ग हो गया, ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। और जो पक्षी वर्ग है और जो स्तनधारी वर्ग है वो है वार्म ब्लडेड। तो इसको याद रखिएगा। अब एग्जाम्पल उसमें देख लो आप, कौन कौन सा सरीसृप है, कौन सा पक्षी वर्ग में, कौन सा स्तनधारी वर्ग। क्वेश्चन नंबर 11 पर अजीब निम्नलिखित में से कौन सा अनित्यतापी जीव है। इस प्रश्न को ऐसे ही पूछा जा सकता है। अनित्यतापी, देखिए व्हेल हो गया, गिद्ध हो गया, कंगारू हो गया, नियततापी जीव है, जबकि शार्क एक अनियततापी जीव है। सी है इसका आंसर। तो अनियततापी जीव यानी कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, ये ऐसे जीव हैं जो अपने शरीर का तापमान जो आसपास के टेम्परेचर के अनुसार बदल लेते हैं, ठीक है। उभयचर हो गया, मछली, कीड़े मकोड़े, अन्य अकशेरुकी और सरीसृप यानी रेप्टाइल इसमें शामिल हो गए। और इनको विषमतापी जीव भी कहा जाता है। और नियततापी जीवों की बात करें, जिनके शरीर का तापमान एक जैसा रहता है, चाहे वो कहीं पर भी चले जाएं, जैसे कि उसमें पक्षी वर्ग है, स्तनधारी वर्ग है, इनको समतापी जीव भी कहा जाता है। पढ़ लीजिएगा इसको। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, मृदा की ऊर्ध्वाधर स्तरीय संरचना मृदा परिच्छेदिका कहलाती है और इसका निर्माण जो है अपक्षीय प्रक्रिया, कार्बनिक पदार्थों के जमाव तथा खनिज पदार्थों के रिसने से होता है। कौन सा इसमें सही होगा? बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, और दूसरा वाला भी करेक्ट है। सी है इसका आंसर। देखिए, मृदा की ऊर्ध्वाधर स्तरीय संरचना मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। इसका निर्माण जो है अपक्षय प्रक्रिया, कार्बनिक पदार्थों के जमाव तथा खनिज पदार्थों के रिसने से होता है। और मृदा यानी मिट्टी में रेत, गाद, चिकनी मिट्टी होती है जिसके साथ वायु तथा नमी भी मिश्रित रहती है। मृदा के अभिलक्षण उसमें पाए जाने वाली छिद्र गुहिकाओं तथा उसके कण आकार पर निर्भर होते हैं। ये प्रश्न यूपी पीसीएस कर चुकी है। निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे छोटा होता है? मृत्तिका यानी क्ले, गाद यानी सिल्ट, परिष्कृत बालू रिफाइंड सैंड, अपरिष्कृत बालू और रॉ सैंड। सबसे बड़ा आकार है इसमें, सबसे छोटा आकार है इसमें क्ले का, ठीक है, मृत्तिका का, और सबसे बड़ा आकार है इसमें रॉ सैंड, अपरिष्कृत बालू का। तो खनिज कणों के आकार की बात करें, यह है मृदा के प्रकार। 0.002 मिलीमीटर से छोटी होती है मृत्तिका यानी क्ले, और 0.002 से 0.02 मिलीमीटर तक होती है सिल्ट यानी गाद। 0.02 से 0.2 मिलीमीटर तक होती है परिष्कृत बालू यानी रिफाइंड सैंड, और रॉ सैंड सबसे बड़ी होती है 0.2 से 2 मिलीमीटर तक। आदि मानव द्वारा आग का प्रयोग किया जाता था। आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में और पहिए का नवपाषाण काल में। शिकार को बढ़ावा देने के लिए, जंगलों में दृश्यता को बढ़ाने के लिए, चारा प्रदान करने के लिए कौन कौन से सही हैं? आदि मानव के द्वारा आग का प्रयोग किया गया शिकार को बढ़ावा देने के लिए, जंगलों में दृश्यता को बढ़ाने के लिए, चारा प्रदान करने के लिए, सभी। नंबर 15 पर आइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होगा? एक तो पक्का गलत होगा इसमें। अधिक ऊंचाई पर पहुंचने से तापमान में कमी होती है। मरुस्थलों में प्रायः जल की कमी होती है जिससे पौधे जल्दी नहीं बढ़ते। गहरे जलाशय और झीलों में फास्फोरस की कमी होती है जिससे पादप प्लवकों की वृद्धि रुक जाती है। और लंबे बेतान वाले पौधे यानी लंबे शिखर वाले पौधे तथा जीवों की अनेक प्रजातियों की उपलब्धता उष्णकटिबंधीय शंकुधारी वनों के लक्षण हैं। देखिए, लंबे वेतान वाले पौधे और जीवों की अनेक प्रजातियां, कई बार बताया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय सदा हरित वनों का लक्षण है। तो गलत स्टेटमेंट है डी वाला। तो लंबे वेतान यानी शिखर वाले पौधे और जीवों की अनेक प्रजातियों की उपलब्धता, ये मेनली ये है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सनलाइट है, पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड नहीं है? देखिए, ग्रेजुएशन यदि आपने बायोलॉजी से की होगी तो ये पढ़ा होगा पारिस्थितिक पिरामिड। नहीं पढ़ा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अब पढ़ लीजिए, आसान से है। तो पारिस्थितिक पिरामिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। सागर या महासागर जैसा कोई पिरामिड नहीं होता है, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर्स। देखिए, पारिस्थितिक पिरामिड किसी पारितंत्र में पोषण स्तरों का
आलेखीय निरूपण है। इसकी आकृति पिरामिड की तरह होती है। 3 प्रकार के ये होते हैं, संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। जो ऊर्जा का पिरामिड है सदैव सीधा बनता है, बहुत पूछा गया प्रश्न एग्जाम में। तो यह है एक स्टेटमेंट वाला सवाल। ऊर्जा पिरामिड का आशय प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा से, और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है या सीधा होता है। बिल्कुल ये सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। देखिए, ऊर्जा का पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा को प्रदर्शित करता है, जिसे किलो कैलोरी एकांक क्षेत्र या एकांक समय के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो पहला वाला सही है। एक ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियम को भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा का रूपांतरण प्रत्येक पोषण स्तर पर रासायनिक ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। साथ ही प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है, और इस तरह ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। एक प्रश्न यह है, ऊष्मागतिकी के नियम से किस पिरामिड को संबद्ध किया जाता है? तो ऊपर था तो एक्सप्लेनेशन में ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी या एनर्जी पिरामिड। देखिए, भोजन की उत्पादन दर या उत्पादकता, जो कि मुख्य अभिलाक्षणिक गुणों को निरूपित करती है, ऊर्जा पिरामिड द्वारा प्रदर्शित होती है। ऊष्मागतिकी के नियम से ऊर्जा पिरामिड को संबद्ध किया जाता है। जैव भार पिरामिड और संख्या के पिरामिड जो होते हैं वो ऊर्ध्वाधर होते हैं। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अमोनिया का नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तन कहलाता है क्या? अमोनिया का नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तन कहलाएगा नाइट्रीकरण। ये इंपॉर्टेंट है सब, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, विनाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में क्या होता है, फिर देखेंगे हम अमोनीकरण में क्या होता है, फिर विनाइट्रीकरण में क्या होता है। नाइट्रीकरण, इसके अंतर्गत अमोनिया जो है वो नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोकोकस, ये 2 जीवाणुओं हैं, इनके द्वारा अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास नाइट्रेट में और नाइट्रोकोकस नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। और मृदा में पाए जाने वाला एक अन्य जीवाणु क्या करता है, इस नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। ठीक है, इस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोबैक्टर। अमोनीकरण में क्या होता है, अमोनीकरण में जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया और यूरिक अम्ल आदि का बैक्टीरिया के द्वारा यानी जीवाणु के द्वारा पुनः अकार्बनिक अमोनिया में परिवर्तन अमोनीकरण कहलाता है। ठीक है, ये फिर से अमोनिया बना देते हैं। विनाइट्रीकरण में क्या होता है, नाइट्रेट का पुनः गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन ही विनाइट्रीकरण कहलाता है। विनाइट्रीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन की विपरीत प्रक्रिया है। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, निम्नतर पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित ऊर्जा का अनुपात प्रदर्शित करता है। स्वांगीकरण दक्षता, प्रकाश संश्लेषण दक्षता, सकल उत्पादन दक्षता या पारिस्थितिक दक्षता। यानी द रेशियो ऑफ द एनर्जी रिसीव्ड बाय द लोअर ट्रॉपिक लेवल टू द एनर्जी ट्रांसफर टू द हायर ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट्स एसिमिलेशन एफिशिएंसी, फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी, ग्रोस प्रोडक्शन एफिशिएंसी या इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक दक्षता, बोलते हैं इसको, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। निम्नतर पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित ऊर्जा का अनुपात प्रदर्शित करता है, पारिस्थितिक दक्षता डी। देखिए, पारितंत्र में निचले स्तर पर प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का अनुपात कहलाता है पारिस्थितिक दक्षता यानी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। और पारिस्थितिक दक्षता को सबसे पहले लंडरमैन नामक वैज्ञानिक ने वर्ष 1942 में परिभाषित किया था, और जिसे 10% का नियम यानी 10% रूल भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रेजुएशन बायोलॉजी से की होगी तो पढ़ा होगा। और पारिस्थितिक दक्षता को पोषण स्तर दक्षता भी कहा जाता है। नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लिया, आसान सही है। तो ये 20 प्रश्न थे एनवायरनमेंट इकोलॉजी के। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके इसकी फुल टेस्ट PDF सीरीज भी आप प्राप्त कर सकते हो। हर दिन एक वीडियो टेस्ट का रिवीजन किया कीजिए अगर समय रहता है तो। ठीक है, वरना जिसने फुल टेस्ट लिया उससे प्रैक्टिस करते रहिए। RO की भी टेस्ट सीरीज साथ में चल रही है, उसका भी लाभ उठाते रहना। सब्सक्राइब करना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।